स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और दिनांक 1 और 2 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, पटवारी की वैकेंसीज की डेट भी आ गई है और करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन वहां पर पूछा जाता है। तो आप डेली मेरे साथ बने रह करके अगले 3 महीनों तक अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और रेगुलरली जो है अपने आप को अपडेट रख सकते हैं, ताकि आपको अलग से एफर्ट्स जो है इसके लिए ना करना पड़े, क्योंकि आप में से कई लोग जो है इस एग्जाम को दे रहे होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, कौन सा एक देश है जिसने हाल ही में स्वदेश निर्मित पहले मानव रहित हेलीकॉप्टर का पठारी क्षेत्र में, जो पठारी एरिया होता है उस एरिया में सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है? और इसका जो उत्तर होगा वो होगा चीन। तो चीन के द्वारा जो है दोस्तों भारत से लगती हुई सीमा पर इस हेलीकॉप्टर की तैनाती करने के लिए हाल ही में इसका पठारी क्षेत्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। चलिए इस के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये चीन का स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर है जिसे उसने स्वयं विकसित किया है। वहाँ की जो एविएशन इंडस्ट्री कॉर्प ऑफ चाइना, एवीआईसी के नाम से जो एजेंसी जानी जाती है, उसके द्वारा जो है इसका विकास किया गया है। इसका नाम है AR-500C। अभी प्रोटोटाइप कहा जा रहा है क्योंकि अभी ये विकसित होने के चरण में है और पहली उड़ान उसने पठारी क्षेत्र में पूरी कर ली। पिछले वर्ष जो है इसे पहली बार सफलतापूर्वक उड़ाया भी गया था। जिस एयरपोर्ट से इसको उड़ाया गया वो लगभग 4,411 मीटर की ऊंचाई पर है और दुनिया का सबसे ऊंचा सिविल एयरपोर्ट है। AR-500C जो है इसका उपयोग टोही अर्थात खोज करने और संचार करने, मतलब कहीं पर नीचे अगर कोई ग्राउंड टीम है तो उसको संचार सुविधा प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ये हेलीकॉप्टर 80 kg पेलोड ले जा सकता है और 4,411 मीटर की ऊंचाई पर 5 घंटे से भी ज्यादा उड़ान इसने भरकर देखी है। AR-500C चीन द्वारा विकसित पहला हेलीकॉप्टर है। 5 किलोमीटर की रेंज तक जो है ये 6,700 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम माना जा रहा है और इसकी अधिकतम स्पीड 170 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक एडवांसमेंट जो है चीन की जो सेना है, सामरिक शक्ति है, उसमें इससे होगा अगर ये बिल्कुल अपनी जिस तरह से उसको डेवलप किया जा रहा है उसमें कामयाब रहता है तो। चलिए अर्थव्यवस्था से जुड़े हमारे अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व बैंक जो है उसके अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 में पूर्वी एशिया और पैसिफिक क्षेत्र की विकास दर कितनी रहने का अनुमान है? तो कल ये अनुमान जारी किए गए जिसमें 0.9% जो है अनुमान रखा गया है और कोरोना की वजह से लगातार अर्थव्यवस्थाओं में होने वाली गिरावट का एक और मामला ये सामने आया है। तो विश्व बैंक ने जो है कल अपनी इस रिपोर्ट में ये पूरी जानकारी प्रदान की है दोस्तों, और पिछले 50 सालों की सबसे कम विकास दर जो है इसको बताया जा रहा है कि सबसे कम विकास दर पिछले 50 सालों में पूर्वी एशिया क्षेत्र जिसमें और पैसिफिक जिसमें चीन भी सम्मिलित है उन सभी क्षेत्रों के लिए दर्शाया गया। अनुमान के मुताबिक 2020 में इस क्षेत्र की विकास दर 0.9 रहेगी। विश्व बैंक ने यह भी कहा कि 2020 में इस क्षेत्र के केवल 0.9% तक बढ़ने की उम्मीद है। पूरे पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र का जो बाकी हिस्सा है उसमें लगभग 3.5% संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब आपकी जो जीडीपी है या फिर जिस क्षेत्र की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो अगर कम हो जाती है तो उसको संकुचन माना जाता है कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। कॉन्ट्रैक्शन के रूप में उसको हम देखते हैं। ये भी कहा गया है कि इन देशों को महामारी से आर्थिक और वित्तीय प्रभाव से निकलने के लिए कुछ नए वित्तीय सुधार लागू करने होंगे और जो निचला तबका है जिसको कि बहुत आवश्यकता है सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की, वो उनको प्रदान करने होंगे, तभी जाकर के अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया जा सकता है। भारत के बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में हमारे यहाँ पर लॉकडाउन के बाद में शुरुआती 3 महीने अर्थात अप्रैल से जून में 23.9% की गिरावट हुई, जिसके बाद सरकार को काफी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी है। चलिए दोस्तों, रक्षा क्षेत्र की बात करें तो एक और मिसाइल का परीक्षण कल किया गया है। स्वदेश बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन से युक्त आपकी सतह से सतह तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसको ब्रह्मोस के नाम से जाना जाता है, जो रूस और इंडिया का एक संयुक्त उपक्रम गठित करके और विकसित की गई है, जिसकी पहले जो मारक क्षमता 290 किलोमीटर थी और अब बढ़ करके उस क्षमता को जो है 400 जो है किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है PZ-10 परियोजना जो है उसके अधीन ये कार्य किया जा रहा है
और बहुत सी स्वदेश निर्मित कई प्रणालियों का विकास जो है किया गया है, ताकि इस मिसाइल को और अधिक उन्नत तथा बेहतर बनाया जा सके और ज़्यादा एडवांस ये हो, ताकि आने वाले समय में भारत को जो है ऐसे किसी भी मौके पर जब ऐसी मिसाइल का उपयोग करना पड़े तो ये बेहतरीन साबित हो। तो 30 सितंबर 2020 को इसका सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया गया बालासोर से। यह स्वदेशीकरण के विस्तार की दिशा में एक कदम है, क्योंकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज ज़्यादा हो। ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है और इसकी अधिकतम गति 2.8 रही है। मिसाइल का परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के पीजे-10 परियोजना के तहत किया गया था। मैंने आपको पहले बता रखा है कि सबसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है, ठीक है, और हाइपरसोनिक क्या होता है, इन पर मैंने बात किया। हाइपरसोनिक 6 मैक और उससे ज़्यादा की गति पर कोई अगर यात्रा करता है तब हम मानते हैं। इसी तरह से 1.2 मैक से लेकर के 6 मैक तक हम सुपरसोनिक, और फिर 0.8 to 1.2 तक जो है सबसोनिक रेंजेस इसको माना जाता है। तो इस मिसाइल में जो एयर फ्रेम है, जो बाहर की बॉडी उसकी है वो, और जो बूस्टर इसमें लगे हुए हैं उनको स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र का ही एक और प्रश्न। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने उपकरणों की आपूर्ति के लिए स्थानीय रूप से मेसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड सोलर ग्रुप नागपुर के साथ अनुबंध किया, ताकि उन्हें हैंड ग्रेनेड्स जो है वो दिए जा सके। तो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ में विकसित इन हैंड ग्रेनेड्स की आपूर्ति इसके द्वारा की जाएगी। दोस्तों, भारतीय जो आर्मी है वो अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध वाले विंटेज जो है हैंड ग्रेनेड्स यूज कर रही है, और उसके स्थान पर इनका प्रयोग किया जाएगा। तो विश्व युद्ध 2 जो हुआ था उसी की डिजाइन वाले हैंड ग्रेनेड्स आज भी यूज होते हैं। तो 409 करोड़ रुपए में लगभग 10 लाख से भी ज्यादा ऐसे हैंड ग्रेनेड्स का निर्माण होगा। मल्टीमोड हैंड ग्रेनेड्स को डीआरडीओ ने विकसित किया है और इसको मेसर्स ईएल जो है वो प्रोडक्शन कर रही है। अच्छी डिजाइन वाले ग्रेनेड है जिसे आप डिफेंसिव और अटैक दोनों ही जो है रूप में उपयोग कर सकते हैं, और इससे न केवल आत्मनिर्भरता बढ़ेगी क्योंकि स्थानीय रूप से विकसित होगा, बल्कि 100% हमारा जो राशि होगी ये 409 करोड़, ये देश के ही विकास में काम आ पाएगा। चलिए कुछ सोशल सेक्टर के बारे में भी बात कर लेते हैं। हाल ही में अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन का शुभारंभ किया गया है, ताकि अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनको इसमें मदद दी जा सके। तो अनुसूचित जाति के बच्चों को उद्यमी बनाने और उनको उद्यम शुरू करने के लिए मदद हेतु सरकार द्वारा इस एक मिशन की घोषणा की गई है, इसकी शुरुआत की गई है। तो नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड जो है VCF जिसको बोला जाता है, उसके तहत जो है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन का शुरुआत किया गया। मतलब एक तरह से इंक्यूबेटर के रूप में काम करते हुए उन्हें आर्थिक मदद देगा, ताकि हमारे ऐसे युवा उद्यमी जो शेड्यूल्ड कास्ट से आते हैं और जो पिछड़े हुए माने जाते हैं उनको जो है आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और दिव्यांग लोगों में उद्यमिता विकसित करने के लिए एक VCFAC अर्थात वेंचर कैपिटल फंड फॉर SC की शुरुआत 2014-15 में की थी। उसमें जो है ऐसे सभी उद्यमियों को रियायत देने की बात की गई थी। अब तक 117 कंपनियों को बिजनेस वेंचर स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है, और ये जो मिशन नया शुरू किया जाएगा इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में जो है प्रौद्योगिकी व्यापार इंक्यूबेटर्स स्थापित किए जाएंगे। वहां से अगले 4 वर्षों में यूनिवर्सिटी से निकलने के साथ ही 1000 से ज्यादा अनुसूचित जाति युवाओं की पहचान कर ली जाएगी। उन्हें फिर इक्विटी फंडिंग मतलब जब आप शुरू करते हैं कोई बिजनेस तो आपको इक्विटी के रूप में एक फंडिंग चाहिए होती है मार्केट से, और उसी फंडिंग का उपयोग जो है यहाँ पर इक्विटी फंडिंग के रूप में सरकार की ओर से किया जाएगा। तो 3 साल में 30 लाख प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाएगा, और जो सफल रहेगा उसे वेंचर कैपिटल फंड के रूप में बाद में 5 करोड़ रुपए तक की वेंचर फंडिंग मिलेगी। चलिए, तो यहां से कुछ नए उद्यमी हमारे SC वर्ग से भी आ पाएंगे। दोस्तों, इसरो की थोड़ी बात कर लेते हैं। इसरो द्वारा अपने 2025 के शुक्र ग्रह मिशन के लिए फ्रांस के साथ में जो है सहयोग लिया जा रहा है। फ्रांस के द्वारा जारी किए गए एक बयान में ये बात सामने आई है। तो फ्रांस जो है उसने इसरो के एक शुक्र मिशन के लिए जो है उपकरण को डेवलप किया है जिसका नाम है वायरल। तो उपकरण क्या है? VIREL, वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर, इस नाम से एक उपकरण है जिसको न केवल फ्रांस की प्रयोगशाला लैटमास बल्कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस दोनों द्वारा विकसित किया गया है। तो याद रखिए, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकोस्मोस
और जो फ्रांस की एजेंसी है उसका नाम है CNRS। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, रूस की जो एजेंसी है उसका है रॉसकॉस्मोस, और फ्रांस की जो एजेंसी है उसका नाम है, जस्ट अ मिनट, चलिए, हाँ, तो रॉसकॉस्मोस तो है आपकी रूस की एजेंसी का नाम, और फ्रांस की एजेंसी जो है उसका नाम है CNRS। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नाम ही कई बार पूछ लिए जाते हैं। पिछली बार RS परीक्षा में भी सीधा सीधा नाम पूछा गया है। और जो उपकरण विकसित किया गया है उसका नाम है वायरल वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर। दोस्तों, फ्रांस की अगर बात करें तो भारत फ्रांस के साथ में मिलकर के हमारी जो गगनयान परियोजना है उसमें भी काम कर रहा है, क्योंकि गगनयान परियोजना को फ्रांस और रूस दोनों ने ही सहयोग किया है। और जहां फ्रांस ने हमारा सूट बनवाने में और इस तरह की बातों में मदद की, वहीं पर रूस जो है उसने हमारे यात्रियों को ट्रेनिंग भी दी है। तो 2022 तक हम जो 3 अंतरिक्ष यात्री भेजना चाहते हैं उसमें वो मदद कर रहा है। तो यह है दोस्तों आज की कुछ करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। इनकी जो PDFs हैं वो अवेलेबल है हमारी प्ले स्टोर पर उपलब्ध हमारी एप्लीकेशन पर, जिसका नाम RS जंक्शन है। तो RS जंक्शन के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप जो है PDFs जो है वो बिल्कुल नॉमिनल रेट्स में परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको तैयारी करने में अगर आप नए नए जुड़े हैं और पीछे का पूरा मैटर चाहिए तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर से। थैंक यू।